मॉर्निंग एवरीवन। आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज की क्लास में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट पेपर नंबर 3 की जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में बेसिक बातें बताएंगे और उस यूनिट का नाम है सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। तो आज की क्लास में हम ऑल अबाउट सेल यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये जो यूनिट है न केवल जूलॉजी पर्पज से बल्कि बॉटनी पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये कंप्लीट जो सिलेबस है वो लाइफ साइंस का है और हम बॉटनी हो, जूलॉजी हो या फिर लाइफ साइंस के संबंधित किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपकी जो बेसिक यूनिट है, बेसिक बातें हैं, वो सेल के आसपास आपको दिखाई देगी। तो ये जूलॉजी क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपका ये टॉपिक है, इसलिए मैं सिर्फ इस जूलॉजी के अंदर रख रहा हूँ। परंतु आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी के अंदर भी आपका सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसके अंदर ऑल अबाउट सेल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल कितने प्रकार की हो सकती है, सेल आखिरकार क्या काम आती है, सेल के फंक्शन क्या है और सेल कैसे मिलके बनी होती है, ये सारी बातें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज क्या अपना जो टॉपिक है सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका। तो सर्वप्रथम हम दो बातें देखेंगे कि खोज यानी डिस्कवरी। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट सेल किसने देखा था, वो फर्स्ट सेल कैसा देखा था, किसने देखा था और उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो आप सभी को पता है। तो उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। तो सर्वप्रथम जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक। किसमें देखा था, इसने देखा था कॉर्क सेल। इसमें देखा था कॉर्क जो होता है प्लांट का, उस कॉर्क के अंदर क्या देखा था उन्होंने, इस सेल को देखा। तो रॉबर्ट हुक ने इससे पहले बहुत सारे ऐसे सैंपल लिए, उनकी क्या किया, बार बार स्टडी किया और फाइनली उन्होंने कॉर्क के जो टुकड़ा था उसको आपने स्क्रब करके क्या किया, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे, एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप था उसके नीचे उसने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि कोई क्लोज कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस, क्लोज कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस टाइप स्ट्रक्चर उन्होंने। तो उन्होंने जब कॉर्क की सेल को ऑब्जर्व किया तो उनको इस टाइप की संरचना उनको दिखाई और इनको इन्होंने नाम दिया कोशा। क्या नाम दिया? तो इन्होंने देखा कि एक कोई क्लोज कंपार्टमेंट है, कोई बंद संरचना है, जस्ट एक रूम के समान एक क्लोज कोई कंपार्टमेंट है, उनको इन्होंने क्या नाम दिया, कोशा दिया। और वास्तव में ये जो संरचना थी रियल में क्या दिखाई दे रही थी, सेल। क्या थी, सेल, कोशिका भित्ति थी, क्योंकि इन्होंने जो सेल ऑब्जर्व की थी वो निर्जीव कोशिका थी, डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं। तो सेकंड बात ये होगी कि अगर रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को देखा किसमें, कॉर्क के अंदर, और उसको क्या नाम दिया, इसने कोशा नाम दिया या सेल नाम दिया, इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था, इसलिए अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फादर ऑफ
फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना एवं उनकी स्टडी की जाती है, उनकी अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और इस साइटोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने क्या देखी थी? सेल देखी थी। किसमें देखी थी? कॉर्क के अंदर देखी थी। और कैसे देखी थी? वो डेड सेल इन्होंने देखी थी। ठीक है, कब देखी थी? ये है 1665 के अंदर। 1665 के अंदर इन्होंने फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर इस सेल की डिस्कवरी के बारे में और इस सेल के नाम के बारे में इन्होंने क्या किया था? उसको प्रकाशित किया था। और उसके अंदर इन्होंने, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफी। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवरी की थी 1665 के अंदर। और उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था या कोशा नाम दिया था। और उनको एक बुक थी, ये क्या है? बुक है। और बुक के अंदर क्या किया इन्होंने? पब्लिश किया। उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफी। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोन वॉन। इसने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा, किसमें? प्रोटिस्ट जो होते हैं उनकी सेल को देखा और उनको जो नाम दिया उसको था एनिमेक्यूल्स। तो जो लिविंग सेल देखने को श्रेय जाता है, लिविंग सेल देखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ को। और किस में देखी थी उसने? प्रोटिस्ट में देखी थी। और उनको क्या नाम दिया उसने? एनिमेक्यूल्स नाम दिया। ठीक है, कब देखी थी? 1673 के। 1673, राइट। तो दो बातें पता चल गई आपको कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की या किसने देखा, और जो ऐसे बोल सकते हैं डेड सेल या फिर सेल की डिस्कवरी किसने की, वो है रॉबर्ट हुक। अगर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की, तो आपको क्या लिखना है? रॉबर्ट हुक लिखना है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी किसने की, तो आपको क्या लिखना है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ लिखना है। तो ये सारी बातें होगी सेल की डिस्कवरी के बारे में। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एक सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, आखिरकार एक कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे कहेंगे, उसके अंदर बेसिक क्या क्या इंपोर्टेंस टॉपिक या फिर वो उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर होने चाहिए, उसके आधार पर हम बता सकें कि क्या है ये सेल है। तो फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या है? कोशिका। सेल, एक सेल किसे? तो हम पहली बात ये लिखेंगे कि सेल वह होती है जिसकी कोई एक बाउंड्री, एनक्लोज बाउंड्री हो जिसकी, और वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो। मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि स्वतंत्र, जो इसके अंदर अपना स्थायित्व है वो रखता हो, स्वतंत्र, और अपनी क्या हो? एक क्लोज बाउंड्री। ठीक है। और इसके अलावा कि इस सेल से कोई भी लेस देन इसकी जो स्ट्रक्चर है, इस सेल से कम संरचना वो क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगी। उसको क्या बोलते हैं हम? सेल।
तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे कि एनक्लोजर having definite boundary, जिसकी क्या हो डेफिनेट बाउंड्री हो, एनक्लोजर हैविंग डेफिनाइट बाउंड्री, उसको क्या बोलेंगे हम सेल। मतलब जिसकी कोई एक सीमा हो, जिसकी कोई बाउंड्री हो। दूसरा क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, independent existence, independent existence यहाँ इसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभुत्व हो सकते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र स्थायित्व हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि स्वतंत्र प्रभुत्व हो, जिसका क्या हो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके अलावा लेस देन एनी स्ट्रक्चर ऑफ लेस देन एनीथिंग less than cell cannot show independent existence। ठीक है, मतलब कोई संरचना जो सेल से थोड़ा कम हो वो क्या है आगे जाके सरवाइव नहीं करेगी। यही क्या सेल की डेफिनेशन। दूसरा सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज क्या है एक कार्यात्मक और संरचनात्मक यूनिट है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सभी जीव एक बेसिक रूप से क्या बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं और उस कोशिका में आगे ग्रोथ हो सकती है, टिश्यू बन सकते हैं, ऑर्गन बन सकते हैं, ये सारी बातें। परंतु तो बेसिक जो यूनिट होगी वो क्या उसकी सेल है। तो तीन बातें मैं और चार बातें। एनक्लोजर हैविंग डेफिनाइट बाउंड्री, जिसकी क्या हो कोई सीमा हो, बाउंड्री हो। दूसरा क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तीसरा क्या है एनीथिंग लेस देन सेल कैन नॉट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी इस सेल से कम की संरचना आगे जाके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती। इसके अलावा क्या है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है सेल की डेफिनेशन है कि जिसकी ये क्या है हम किसको ऐसे जिसके अंदर विशेषताएं हो, जिसकी कैरेक्टर हो, उसको क्या बोल सकते हैं सेल बोल सकते हैं। अब इस सेल की और ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा इसके बारे में बताने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे। एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था शॉ। इन्होंने एक ने एनिमल और प्लांट के अंदर अलग अलग स्वतंत्र रूप से क्या किया सेल का अध्ययन किया और दोनों ने अपने जो वर्क था उनको आपस में कंक्लूड करके एक थ्योरी दी जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। और उस सेल थ्योरी की कौन कौन सी विशेषता है, क्या क्या बातें उस सेल थ्योरी के अंदर दी गई थी, हम सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल थ्योरी। सेल कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत। ठीक है, जो साइंटिस्ट था मिथियास स्लाइडर, साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं, मिथियोस स्लाइडर, और दूसरे का नाम है थियोडर। ये दो साइंटिस्ट थे, इसका नाम है मिथियोस स्लाइडर और थियोडर स्वान। मिथियोस स्लाइडर ने 1838 के अंदर प्लांट सेल के बारे में, और इन्होंने 1839 के अंदर एनिमल सेल की क्या की थी, स्टडी की। एनिमल सेल की क्या की थी इन्होंने, स्टडी। कौन से? मिथियोस स्लाइडर ने 1838 के अंदर प्लांट सेल की स्टडी की, और थियोडर स्वान ने 1839 को इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल की क्या की इन्होंने स्टडी की। और इन दोनों ने मिलके क्या किया था, एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। इनके जो वर्क थे, इन दोनों ने मिलके अपनी जो परिकल्पनाएं थी, अपनी जो खोज थी, जो बातें इन्होंने देखी, उनको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। और उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या किया, इस सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड किया करके क्या की, कुछ बातें और ऐड करी। इसने क्या किया, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इनने सेल थ्योरी को क्या करा, मॉडिफाइड। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, और सेल थ्योरी दी थी। अब हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें और इन्होंने क्या क्या बातें बताई। पहला एक जो सेल थ्योरी का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ सेल या सेल थ्योरी। पहला टॉपिक था इन्होंने, ऑल द ऑर्गेनिज्म are composed of one and more cell। तो इन्होंने क्या बोला कि सभी सजीव, सभी ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। क्या बोला इन्होंने कि सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सजीव हैं, वो एक कोशिका से बने होते हैं या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे सभी ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि हम जब आर.एच. विटेकर की पंचजगत प्रणाली पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि 5 किंगडम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद में 3 और पढ़ते हैं। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा के बाद में पढ़ते हैं फंजाई, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इसको बोलते हैं पंचजगत प्रणाली, जिसको आर.एच. विटेकर ने दी थी। और मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया को रखते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखते हैं, फंजाई के अंदर बहुकोशिकीय जीव, प्लांट के और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम क्या रखते हैं, सभी प्लांट्स को एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को किसमें रखते हैं, प्लांट में। फंजाई के अंदर सारे जो फंगस है वो आते हैं, और एनिमल के अंदर सारे जंतु वर्ग है उसको रखा गया है। तो मोनेरा से लगा के एनिमल तक सभी ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं, इसका निर्माण होता है वो किससे होता है, सेल से होता है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सेकंड बात,
तो पहला, सभी सजीव किससे बने होते हैं? एक सेल से बने होते हैं। और सेकंड आपका जो है ऑल द सेल basically like in chemical composition तो क्या लिखा आपने? ऑल द सेल बेसिकली लाइक केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कोशिकाओं में जो केमिकल कंपोजिशन होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो कैसा होता है? एक समान होता है। सभी ऑर्गेनिज्म को मोनेरा टू एनिमल, सभी ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, एक ही प्रकार होगा। उसका अमाउंट अलग अलग हो सकता है परंतु उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होगा? सेम। कंपोजिशन में क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, वाटर। ठीक है, क्या आएगा? प्रोटीन, फैट, लिपिड, वाटर ना। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, तो क्या होगा? सभी में प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन कौन कौन से हो सकता है ये अलग बात है। कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, लिपिड होगा, वाटर होगा और न्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ऐसे नहीं है कि किसी सेल के अंदर ये क्या हो? एब्सेंट होती। ये सारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर उपस्थित है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि तीसरी, तो सेल आर फंक्शनल एंड, हाँ ठीक है, तीसरा है cell is the functional and structural unit of most of the organism। तो क्या है? सभी जीवों की, सभी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक इकाई है यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो क्या है? सेल। बेसिक यूनिट का मतलब कि जैसे हम बताएंगे इधर कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ये ऑर्गेनिज्म है। अगर इस ऑर्गेनिज्म के लोअर लेवल पे जाए तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसको अंग तंत्र बोलते हैं। और इस ऑर्गन सिस्टम के और लोअर लेवल पे जाए तो क्या बनता है? कोई ऑर्गन बनता है। ठीक है, इस ऑर्गन के और लोअर लेवल पे जाए तो क्या बनता है? कोई टिश्यू बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। और इस टिश्यू सिस्टम के और लोअर लेवल पे जाए क्या बनता है? कोई टिश्यू बनता है। और इसी टिश्यू के और लोअर लेवल पे जाए क्या बनता है? सेल बनता है। तो क्या होगी? बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल। सेल आपस में मिलकर क्या बनाएगी? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या बनाएंगे? आगे जाके ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाएगा? आगे जाके ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आगे जाके ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो हमने क्या लिखा है कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑल द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि एक क्रियात्मक इकाई है और क्या है? संरचनात्मक इकाई है। कौन है वो? सेल। तीन बातें, 4 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें, जो कि
रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 4th पॉइंट, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर, यानी ऑल द सेल आर arises from pre-existing cell। तो क्या लिखा है कि सभी कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्व से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। मतलब कोई सेल है, जैसा हम मियोसिस माइटोसिस पढ़ते हैं, ये सेल है, इस सेल में क्या हुआ होगा, डिवीजन हुआ होगा, कितने सेल बन गई, 2। इसमें क्या हो गया, और डिवीजन हो सकता है, 2 सेल बन गई। इसमें भी क्या हो सकता है, कोई डिवीजन हो सकता है, 2 सेल बन गई। फर्दर इसमें डिवीजन हो सकता है, इसमें डिवीजन हो सकता है, इसमें डिवीजन हो सकता है, इसमें डिवीजन हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सेल की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, इस कोशिका से, इसकी इससे और इसकी इससे। मतलब सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, पूर्व से निर्मित कोई कोशिका से होती है। अब ये पूर्व से निर्मित कोशिका कैसे बनी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो ओरिजिन ऑफ सेल देखेंगे। परंतु ये जो पॉइंट ऐड किया था ये क्या था, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, ऑल द सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये मेन बातें होगी आपकी सेल थ्योरी के बारे में। और क्या क्या पॉइंट ऐड किया कि सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और सभी कोशिकाओं का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है। और जो सभी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट का है वो सेल है, और सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है, निर्मित होता है। तो ये 4 बातें जो है वो मेन किसकी है, इस सेल थ्योरी की है। तो अब क्या है कि क्या कोई एक्सेप्शन है किस सेल का, इस सेल थ्योरी का कोई एक्सेप्शन है कि जो एग्जिस्ट करता है लिविंग, फिर भी वो सेल नहीं है। तो हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के अंदर आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट है वायरस। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, परंतु ये क्या है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते। वायरस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस और इंट्रा सेलुलर वायरस। अपनी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर, और बाहर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब कोई अगर वायरस किसी सेल के अंदर उपस्थित है तो वो क्या करेगा, अपनी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट करेगा, और सेल के बाहर है तो क्या होगा, निर्जीव के रूप में होगा, नॉन लिविंग के फॉर्म में होगा। तो वायरस क्या है, इसका अपवाद है, क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात करें वायरोइड्स, प्रायोन, ठीक है, वायरोसोइड, ये सारे क्या है, अपवाद है किसके, सेल थ्योरी। वायरोइड क्या है, नेक्ड आरएनए, NACKD नेक्ड आरएनए। ये क्या है, आरएनए या डीएनए है विद प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड। ये क्या है, नेक्ड आरएनए है। प्रायोन क्या है, प्रायोन इज ए प्रोटीनियस पार्टिकल। ये क्या है, 4 से 5 प्रोटीन के बने होते हैं,
और बाई दिस वन क्या है, ये भी क्या है, नेक्ड आरएनए है, नेक्ड आरएनए है। यानी इसको क्या चाहिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 14 protein they require helper virus। तो इसको क्या है, अपने प्रोटीन जो होता है उसके सिंथेसिस के लिए क्या है, इसे अन्य वायरस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसके हैं, एक्सेप्शन है इसके सेल थ्योरी के। तो आज की क्लास में हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा और सेल थ्योरी के जो एक्सेप्शन है उनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे का जो पॉइंट है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।